हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोमेन रेसर। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होते हैं और आपके लिए कौन सी बेस्ट है, तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो सारी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए एक स्टैटिक वेबसाइट के बारे में और एक डायनामिक वेबसाइट के बारे में। अब अगर आपको बनवानी है या किसी और के लिए बनवानी है, दोनों के लिए इस वीडियो में कुछ टिप्स भी बताई है जिनको फॉलो करके आप और भी अच्छा काम कर पाएंगे। चलिए अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, डायरेक्टली आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट के अंदर हम आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहला व्हाट इज ए स्टैटिक वेबसाइट, कि एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, इसके फायदे क्या क्या है। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, कि कोई भी स्टैटिक वेबसाइट है उसके क्या क्या नुकसान है। उसके बाद हम जानने वाले हैं व्हाट इज डायनामिक वेबसाइट। अब देखो, स्टैटिक के बारे में सारी बातें जब जान जाएंगे उसके बाद हम जानेंगे डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। इसी के साथ हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ डायनामिक वेबसाइट एंड एंड ऑफ द पॉइंट हम जानेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डायनामिक वेबसाइट। अब यार देखो, इतनी सारी चीजें आपको एक साथ पता लगेंगी तो फाइनली आपको कंक्लूजन भी तो चाहिए ना। तो वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू डिसाइड कि आपको कौन सा वेबसाइट बनाना चाहिए। चलिए अब एक एक करके सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट। अगर मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताऊं, ए वेबसाइट विद स्टेबल कंटेंट। देखो, अगर कोई ऐसी वेबसाइट दिखाई दे जहां पर आपने आज से 6 महीने पहले देखा हो, 1 साल पहले देखा हो और आज भी वेबसाइट हो वैसे की वैसी हो, कोई चेंज नहीं आया हो, तो आप समझ लो कि वो वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट होने वाली है। अगर आप भी कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल ही स्टैटिक रहे, कोई चेंज उसमें टाइम टू टाइम ना करना पड़े, तो आप यहाँ पर एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, एवरी यूजर विल सी द सेम डेटा। अब देखो, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है ना जहां पर अगर मैं देख रहा हूं कुछ और डेटा शो करेंगी, कोई और देख रहा है कुछ और डेटा शो करेंगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा वेबसाइट चाहिए जहां पर कोई भी क्यों ना देखे, एक ही डेटा शो हो, बिल्कुल एक वैसा का वैसा जो आपने लिखा था, तो वो होती है एक स्टैटिक वेबसाइट, जिस पर भले कोई भी आगे कैसे भी देख ले, एक ही डेटा बार बार दिखाई देने वाला है, चाहे कितनी बार भी लोड क्यों ना कर लिया जाए और कितने भी टाइम के बाद लोड कर लिया जाए। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कोडिंग लाइक HTML, CSS एंड जावा। और ये जो बनाई जाती है ना, ये वर्डप्रेस में नहीं बनाई जाती, ये बनाई जाती है डायरेक्टली जो कोडिंग होता है उसका इस्तेमाल करके, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इनका इस्तेमाल करके बनाई जाती है। और आगे बात करते हैं, पेज लोड डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर एज स्क्रिप्ट। अब देखो, अगर आप यहाँ पे कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपका यहाँ पे ना बैकएंड से कोई भी रिलेशन नहीं है। आपका जो पेज है उसका स्क्रिप्ट डायरेक्टली लोड होने वाला है सर्वर से, तो आपकी जो वेबसाइट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चेंज इन पेज कैन ओनली बी डन बाई कोडिंग। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे वेबसाइट में कुछ चेंज करना है, आज नहीं आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आपको कोडिंग के जरिए ही चेंज करना पड़ेगा, आप उसको मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यार यहाँ पर ना एक लिमिटेशन इस वेबसाइट की और भी है। अगर आपके पास में कुछ लिमिटेड पेज है, 1 पेज है, 2 पेज है, 5 पेज है, तब आपके लिए अच्छी है। लेकिन जब बहुत सारे पेज आ जाएंगे ना, तो इस वेबसाइट को बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू। तब मेरे हिसाब से आपको बाकी मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो देखो, ये तो हमने बात कर ली स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो यहाँ पर आपके कुछ पर्सनल ब्लॉग हो गए, या फिर 1 पेज वेबसाइट हो गई, या फिर आप कोई भी लैंडिंग पेज बनाते हैं वो हो गया। वो सब के सब यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट के अंदर आते हैं, जहां पर टाइम टू टाइम हमें चेंज नहीं करना होता। चलिए अब बात करते हैं किसके फायदे क्या क्या है। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, तो देखो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट आता है ना, वो आता है कि प्री रिटन स्क्रिप्ट विल लोड डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर। अब क्या होता है ना कि आपने एक स्क्रिप्ट लिख दिया HTML में, CSS में, तो आपके पेज को लोड होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, बिकॉज आपकी जो स्क्रिप्ट है ना वो डायरेक्टली सर्वर पे अपलोडेड है। और जैसे कोई ओपन करेगा, पर्टिकुलर पेज एकदम से ओपन हो जाएगा बहुत ही तेज स्पीड के साथ में। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस रिक्वायर लेस सर्वर पावर एंड नो डाटाबेस, कि अगर आपका यहाँ पे मतलब डायरेक्ट स्क्रिप्ट काम में आने वाला है तो आपको ज्यादा पावर नहीं चाहिए और साथ में डाटाबेस भी आपको नहीं चाहिए। मतलब कि आपको वेबसाइट का जो लोड है, जो डेटा है, वो किसी एक जगह पे लोड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, मतलब कि वो दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। आपका जो पेज है डायरेक्टली लोड होने वाला है, वो भी सर्वर से। और आगे चलते हैं, रैंकिंग विल बी इंप्रूव। और देखो, अगर कोई वेबसाइट फास्ट होगी, ऑब्वियसली बात है कि आपकी वेबसाइट एक खुल रही है 3 सेकंड में, एक खुल रही है 0.5 सेकंड में, तो गूगल को लगेगा कि नहीं भाई, जो 0.5 सेकंड वाली वेबसाइट है ना वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि डेटा तो दोनों वेबसाइट पे सेम ही रहने वाला है।
तो ओवरऑल आपकी जो रैंकिंग है ना वेबसाइट की वो भी इंप्रूव होगी। देखो ये हमारे पास बात होगी कि बेनिफिट क्या होते हैं एक स्टैटिक वेबसाइट के। साथ साथ ये जो वेबसाइट होती है ना, इनको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान काम होता है, बिकॉज आपके पास में लिमिटेड ही चीज़ें होती है जो आपको ऐड करनी होती है पेजेस के ऊपर, और आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो वेबसाइट को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान काम हो जाता है। उसके बाद इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर हायर सिक्योरिटी। अब यार देखो, आप हर एक चीज़ को ना कोड के साथ में सेट कर रहे हो, और कोडिंग को क्रैक करना, हैक करना हर एक के बस की बात नहीं होती। अगर आप वर्डप्रेस का कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, थीम यूज़ कर रहे हैं, इस केस में ऐसा हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को हैक कर दिया जाए, मतलब कि कुछ बग्स निकाल के, कुछ लूपहोल्स निकाल के। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वेबसाइट को हैक करना बहुत ही लगभग इम्पॉसिबल है, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है। वेल, ये तो मैंने सारे फायदों की बात कर ली कि स्टैटिक वेबसाइट के फायदे क्या क्या होते हैं। अब कुछ यहाँ पे इसके जो डिसएडवांटेज है उनकी बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ जो स्टैटिक वेबसाइट होती है इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली कुछ कुछ ही है। जैसे कि सबसे पहला, इट हैज़ लिमिटेड स्केलेबिलिटी, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे 100 पेजेस की वेबसाइट बनानी है, 200 पेज की वेबसाइट बनानी है, तो वहाँ पे ना ये एक सही तरीका नहीं है वेबसाइट बनाने का। मतलब अगर वेबसाइट बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हर एक पेज को कस्टम डिजाइन करने में कोडिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में लेस एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखो, अगर आप ये चाहते हैं कि वेबसाइट एक बार बना दी, और जिसने वेबसाइट बनाई है, मतलब जो डेवलपर ने वेबसाइट बनाई है, कल को कंपनी में वो नहीं रहता, तो आपको नॉलेज अगर नहीं है ना, तो उसको मैनेज आप नहीं कर पाओगे। उसको मैनेज करने के लिए डेवलपर ही रखना पड़ेगा, मतलब कि मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कोडिंग का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, वेबसाइट बनवा लेता है कोडिंग से, तो बाद में उसको मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इनफैक्ट अगर उसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो वेबसाइट पर कुछ सिंगल चेंज भी नहीं कर पाएगा। थर्ड थिंग, आपके पास जितने पेज क्यों ना हो, आपको हर एक पेज को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ही एडिट करना पड़ेगा। वो वर्डप्रेस की तरह नहीं है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने आप सब कुछ हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने आप सब कुछ ठीक हो गया। आपको हर एक चीज को, चाहे वो इमेज हो, फॉन्ट हो, लोगो हो, कुछ भी चीज क्यों ना हो, आपको कोडिंग के थ्रू ही एडिट करनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ तो यहाँ पर ना आपके पास एक ना एक टेक का ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि वेबसाइट को मैनेज कर सके। तो कहीं ना कहीं इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है कोडिंग के बारे में, तो आपके पास में टेक्निकल एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, ए वेबसाइट विच इज मेड अप ऑफ टूल्स एंड प्लगइन्स। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस से बनाते हैं, फिर प्लगइन्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं, सब कुछ आपको रेडीमेड मिल जाता है, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाते हैं किसी टूल की मदद से, वो वेबसाइट होती है डायनामिक वेबसाइट। लेकिन हाँ, इसकी डेफिनेशन इधर ही खत्म नहीं होती, इसके बारे में और भी चीजें हैं जिसके बाद ये डायनामिक बनती है। वो क्या क्या है, देखो आगे समझते हैं। तो देखो, डायनामिक वेबसाइट वो होती है जो कि किसी टूल का इस्तेमाल करके बनाई जाए, प्लगइन का इस्तेमाल करके बनाई जाए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वर्डप्रेस की, प्लगइन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, थीम भी बनी बनाई देखने को मिल जाती है, लेकिन वो डायनामिक कैसे हुई? देखो, आप कोई भी प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, आपने इस्तेमाल किया किसी और तरीके से, उसको चेंज कर दिया, कोई दूसरा बंदा आया, उसने उसी प्लगइन का यूज किया बट वेबसाइट में कुछ और कोडिंग करके उसको अलग चेंज कर दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल लोग हर एक चीज को अपने हिसाब से सेट कर पा रहे हैं, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। और जब भी कोई वेबसाइट पर्सन टू पर्सन अपना बिहेवियर चेंज करे ना, उस वेबसाइट को बोलते हैं हम यहाँ पे डायनामिक वेबसाइट। और अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे कि मान के चलो, डाटा कैन बी वेरी पर्सन टू पर्सन एंड दिस कैन बी एडिट लेटर इजीली बाय बैकएंड। और वो वेबसाइट जो कि आपने किसी को बना के दे दिया है, और बना के देने के बाद में सामने वाला पर्सन भी इजीली एडिट कर सकता है बैकएंड का यूज करके। उसके पास में टूल्स होता है, सर मुझे अपना नंबर चेंज करना है, ठीक है भाई, पैनल है, यहाँ पे जाओ नंबर चेंज कर लो। सर मुझे यहाँ पे लिंक अपडेट करना है, खुद से कर लो। सर मुझे फोटो अपडेट करना है, खुद से कर लो। कोई भी चीज वेबसाइट पर जैसे चाहो एडिट करना चाहो, आप एक क्लिक में कर सकते हो आपके बैकएंड से। और ये होती है हमारे पास में डायनामिक वेबसाइट। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? जिनको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए। तो बेसिकली डायनामिक वेबसाइट इसी को ही बोलते हैं। लेकिन अब इसके जो मेन बेनिफिट्स है, सबसे बड़े फायदे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब बात हम करते हैं यहाँ पे डायनामिक वेबसाइट की, इसके अपने अलग ही फायदे हैं। सबसे पहला, जैसे कि यहाँ पे है ना, वेरिएबल कंटेंट आपको शो करती है। मतलब वेबसाइट पर कोई ऐसा बंदा आता है जो कि अलग कंटेंट देखना चाहता है, उसके हिसाब से डेटा शो करेगी। कोई दूसरा आता है, उसके हिसाब से डेटा शो करेगी। तो वेबसाइट पर जितना भी डेटा होता है ना, वो वेरिएबल होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, स्टैटिक की तरह नहीं है कि आपने जो पेज लगाया वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद में वेबसाइट शोज डेटा अकॉर्डिंगली। जस्ट इमेजिन, मैं जो अभी कंटेंट देख रहा हूँ वेबसाइट पर, वो हरियाणा से देख रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा है जो राजस्थान से देख रहा है, और कोई और है जो किसी और लैंग्वेज में देख रहा है। तो उस लैंग्वेज के हिसाब से जो भी कंटेंट वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, अपने आप से चेंज करके, बाइलिंगुअल होता है या फिर मल्टीलिंगुअल होता है, उस सबका सब जो डेटा होता है ना, वो यहाँ पर डायनामिक वेबसाइट के अंदर ही आता है। बिकॉज स्टैटिक वेबसाइट क्या है?
एक बार डेटा लगाया वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जितनी भी मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स होती है वो सबके सब आती है डायनामिक वेबसाइट में। इसी के साथ साथ जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड थ्रू वर्डप्रेस एंड प्लगइन्स। और जो वेबसाइट होती है वो आप वर्डप्रेस से प्लगइन्स का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली बना सकते हो, कोडिंग करने का भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। उसी के साथ साथ एनीबडी कैन क्रिएट दिस वेबसाइट यूजिंग लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स। जैसा कि बताया कि कोडिंग में क्या होता है, घंटों बैठ के कोडिंग करनी पड़ती है, हर एक चीज को डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन वेबसाइट को बनाते हैं, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, जस्ट वर्डप्रेस पे बैठो, डोमेन होस्टिंग बाय करो और जो जो थीम्स एंड प्लगइन्स आपको इस्तेमाल करने हैं उनको लगाओ और वेबसाइट खुद पे खुद रेडी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारे पास आता है वेबसाइट अपडेट्स डेटा ऑन ऑल पेजेस इन वन क्लिक। अभी क्या होता है ना कि अगर आप कोई कोडिंग पे वेबसाइट बना रहे हैं और कोडिंग करने के बाद में आपने एक पेज पे एडिट किया तो जस्ट एक पेज पे ही एडिट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, वर्डप्रेस पे जाते हैं और एक पेज को चेंज कर देते हैं, तो कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जो कि एक जगह पर चेंज करने से सभी की सभी जगह पर जो जो आपने अपडेट करना है वो अपने आप हो जाएगा। और यही इसका एक पॉइंट है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो आता है एबिलिटी टू कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज लेटर ऑफ क्रिएशन। अगर आप किसी के लिए बना के दे रहे हैं तो बाद में भी खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तब भी वो आराम से बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी वेबसाइट है जो कि मल्टीलिंगुअल होती है, एक ही वेबसाइट पर अलग अलग लैंग्वेज होती है, वो यहाँ पर एक डायनामिक वेबसाइट होती है। उसी के साथ साथ अमेजन है, आप एक बार जाओ कुछ और दिखाएगा, दोबारा जाओ कुछ और दिखाएगा, इतना ही नहीं कोई और देखेगा उसको कुछ और दिखाएगा उसके हिसाब से। यूट्यूब हो गया, अब आपको कॉमेडी वीडियो देखना पसंद है, आपको कॉमेडी की वीडियो दिखाएगा, किसी और को यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो देखना पसंद है, उसको एजुकेशन की वीडियो दिखाएगा। तो ये जो डेटा वेरी होता है ना, ये होता है डायनामिक वेबसाइट्स पर। लेकिन इसके भी कुछ अपने नुकसान हैं और वो क्या क्या है वो जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला, टेक्स मोर रिसोर्सेज ड्यू टू कस्टमाइज एवरीथिंग। अब कोई भी चीज कस्टमाइज करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो थीम लो, वो प्लगइन लो, ये करो वो करो, मतलब कि एक लॉन्ग चेन के अंदर जाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है ना कि आपको कोई चीज चाहिए नहीं, लेकिन इनफैक्ट उसी प्लगइन से उसी थीम से कोई दूसरा काम हो रहा है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा प्लगइन ही उठा के लेके आना पड़ता है और उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो हमारे पास आता है परफॉर्मेंस इशू। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ कुछ ऐसे प्लगइन्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि आपके काम के नहीं है, लेकिन एक छोटा सा काम करने के लिए आपने पूरा प्लगइन यूज कर लिया तो उसका जो साइज है वो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है ना, उससे आपके जो वेबसाइट के ऊपर ओवरऑल लोड है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि परफॉर्मेंस इश्यू कभी कभी देखने को मिलते हैं। बस ये दो ही डिसएडवांटेज है, ज्यादा नहीं है। और मुझे पता है कि जो कोडिंग वाला था, मतलब जो स्टैटिक वेबसाइट था, उसके डिसएडवांटेज इसके कंपेरेटिवली दो तीन ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में आगे निकल के आती है। अब एक वेबसाइट और भी है जो इन दोनों का मिक्सचर होती है, वो हमारे पास आती है हाइब्रिड वेबसाइट। और ये कब होती है, मतलब कि कुछ वेबसाइट है, अमेजन को ही लगा लो, अब वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है ना वो कभी भी चेंज ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कुछ पेजेस को हमें चेंज करते रहना पड़ता है टाइम के हिसाब से, और कुछ चीजें हैं जो हमें चेंज नहीं करनी पड़ती। ये दोनों के दोनों वेबसाइट आपस में कंबाइन करनी पड़ती है, मतलब कि डायनामिक भी और स्टैटिक भी, और दोनों का मिक्सचर जब करते हैं तो हमारे पास बनती है हाइब्रिड वेबसाइट। लेकिन अब बात करते हैं आज के सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर की, कि आपको डिसाइड कैसे करना होगा कौन सी वेबसाइट आपको बनानी चाहिए। देखो, इसको हम अलग अलग दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहला, एज ए सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, किसी को सर्विस देते हैं, तो आप कैसे सोचोगे। एंड सेकंड थिंग हम सोचेंगे कि अगर आप यहाँ पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं खुद के लिए, तो आप कैसे सोचोगे। देखो, एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप अपने जो क्लाइंट है उनसे पूछ सकते हैं सर आपको चाहिए क्या, किस तरह की वेबसाइट चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और वो जानने के बाद में वीडियो के अंदर जो बाकी बातें बताई है उनको रिलेट करने के बाद उनको ऑफर कीजिए कि आपको स्टैटिक वेबसाइट बनवानी है या फिर डायनामिक। और एज ए यूजर आपको ये पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या आपको दिखाना है वेबसाइट पर, किस तरह की वेबसाइट चाहिए, सिंगल पेज बनानी है, 3 पेज का बनाना है या फिर मल्टीपल पेज का बनाना है। और जब आप डिसाइड कर लो, वीडियो को दोबारा ध्यान से देखो, आपके A to Z डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस तरह से कौन सी वेबसाइट बनानी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स मेरा कहना ये है कि अगर आपको अच्छी कोडिंग की नॉलेज है तो आप जा सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट की तरफ, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगी। लेकिन वो तभी और तभी जब आपके पास में लिमिटेड पेज है, 2 पेज 5 पेज मैक्सिमम 10 पेज। लेकिन अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिसके अंदर यहाँ पे 100 पेजेस भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे डायनामिक वेबसाइट की तरफ ही जाना, वहां पर काम करना ज्यादा इजी होता है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।